नमस्कार सभी बेलियानु राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। कला संस्कृति में आज हम आगे पढ़ते हैं। दुर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। गढ़ों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर, गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। गढ़ों का सिरमौर, गढ़ चित्तौड़ बाकी सभी गढ़ैया। यानी चित्तौड़गढ़ के आगे सभी गढ़ क्या कम पड़ जाते हैं, छोटे लगते हैं, या मान लियो इसके अनुरूप इनकी प्रतिस्पर्धा में शायद कोई नहीं। कई विशेषताओं के कारण ये लंबी समय से एक कहावत चली आ रही जो कही जा रही है कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो शुक्र नीति में बताए गए दुर्गों के वर्गीकरण के 9 में से 8 भागों की विशेषता रखता है। जो दुर्गों का वर्गीकरण बताए गए, दुर्ग के कितने भाग बताए गए? 9 में से कितने? 9 में से 8 भागों की 8 विशेषता रखता है। कौन? चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ केवल दानवन दुर्ग को छोड़कर, दानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी किलों की विशेषता रखता है। सबसे पहले तो दुर्ग के निर्माण से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और वैसे चित्तौड़गढ़ एक ऐसा दुर्ग है जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य साक्षी है। या मध्यकाल में शौर्य व युद्ध की क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक शाकों के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़। तो सामरिक दृष्टि के दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण तो मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ऐसा दुर्ग है जो केवल दानवन को छोड़कर सभी किलों की विशेषता रखता है। फिर भी अगर प्राथमिकता से पूछ ले तो मुख्य रूप से किस श्रेणी का किला? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग चित्तौड़गढ़ किला है वो आपके अरावली पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला के मेसा पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट। चाहे कैसे ही पूछ लो, आपको अगर सीधा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ सबसे सिरमौर किला है चित्तौड़गढ़ है। या मेसा पठार पर बना हुआ प्रमुख गढ़ चित्तौड़। भूगोल में मेसा पठार की ऊंचाई भी पूछी जाती है और मेसा पठार की ऊंचाई है 620 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 620 मीटर। जब चित्तौड़गढ़ अगर आप देखें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस प्रकार आकृति में बना हुआ है। लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है। और अगर ये चित्तौड़गढ़ का संपूर्ण एरिया देखा जाए तो 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बना हुआ है। कौन सा किला? 28 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ गढ़ है चित्तौड़गढ़।
और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला दुर्ग है चित्तौड़गढ़। पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, यानी क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल भी इतना बड़ा कि संपूर्ण दुर्ग में जो भी आवास, राजगृह, जलाशय, अन्न भंडार, शस्त्र भंडार, दूसरे जो भी आवास गृह सैनिकों के, उनके अलावा भी खाली जगह या खाली जमीन पड़ी रहती थी और दुर्ग के भीतर उस खाली जमीन पर कृषि कार्य होता था। यह भी एकमात्र किला है, या केवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही उसका प्रमाण है जहां दुर्ग के भीतर कृषि कार्य किया जाता था। अगर ये दुर्ग की आप आकृति देखो तो सैटेलाइट या कह दियो दूर से देखने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार नजर आता है? व्हेल मछली के समान। तो आकृति कैसी हो गई? व्हेल मछली के समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आप बात करें अपना चित्तौड़गढ़ कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में यहां पर बना हुआ है कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। यह आपको राजस्थान की कौन सी सीमा नजर आ रही है? दक्षिणी, यानी दक्षिणी सीमा का प्रहरी। क्या कह सकते हैं? राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी। और इधर कौन हो गया? दिल्ली। दिल्ली से जो भी गुजरात या मालवा अभियान के लिए सेना भेजी जाती तो रास्ता कौन प्रदान करता था? चित्तौड़गढ़। यानी सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किला दक्षिणी सीमा पर कौन हो गया? चित्तौड़गढ़। तो दिल्ली से जो भी आक्रमण अगर चित्तौड़गढ़ पर हुए तो पहला कारण क्या था? सामरिक महत्व। दुर्ग का प्राथमिक कारण क्या हुआ? सामरिक महत्व। चाहे फिर वो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया हो या फिर अकबर ने किया हो। दक्षिणी सीमा का प्रहरी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। और यहीं से नीचे कौन पड़ता? मालवा। तो मालवा जाने का द्वार भी कौन दे रहा? चित्तौड़गढ़। यानी मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। अगर चित्तौड़गढ़ के उपनाम की बात की जाए तो उपनाम एक तो इसे कहते हैं गढ़ों का सिरमौर। गढ़ों का सिरमौर गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। दूसरा इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव दक्षिणी सीमा पर है तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसका द्वार? मालवा का प्रवेश द्वार कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूटगढ़। क्या कहलाया? चित्रकूटगढ़। चित्तौड़गढ़, चित्रकूटगढ़, गढ़ चित्तौड़गढ़, ये भी उक्ति हो गई। वैसे तो ये इतनी बार गाइडों में उपयोग हुई है या बहुत बार पूछी गई, लगभग सबको याद है। मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, गढ़ों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, ये सभी उपनाम हो गए किसके? चित्तौड़गढ़ के। आकृति व्हेल मछली के समान जो द्वार है वो दक्षिण में खुल रहा है और दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है पाटनपोल या पाडनपोल। दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? पाटनपोल। वैसे दुर्ग के कितने द्वार हैं? 7 दरवाजे हैं। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया या कब करवाया गया? 8वीं सदी में। 7वीं सदी भी मिलता है, 8वीं सदी। जहां तक बात है इसकी तिथि पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और तिथि का पूछा भी नहीं जाता। निर्माण किसने कराया ये क्वेश्चन आता है।
निर्माण कराया चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया? चित्रांगद मौर्य ने। मतलब दुर्ग बनाने वाले जो शासक थे वो किस राजवंश के थे? मौर्य वंश के। और माना जाता है कि ये वंशज सम्राट अशोक के वंशज थे, उन्होंने ये दुर्ग बनवाया था। लेकिन ये तो सीधा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले, यानी जो अपने कांस्टेबल है या कोई दूसरे नॉर्मल एग्जाम में, तो सीधा ही पूछा जाता दुर्ग का निर्माण किसने कराया। लेकिन अगर आप कोई थोड़ा अच्छा पेपर दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो लेवल का, या फिर आरएस का हो, ग्राम सेवक पटवारी, इस प्रकार का पेपर हो, तो क्वेश्चन के मत बदल जाते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में दो अलग अलग मत दे रहे हैं। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद लिखा कवि राजा श्यामल दास ने। वीर विनोद के अनुसार दुर्ग का निर्माण कराने वाले कौन थे? चित्रंग मौर्य। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण कराने वाले कौन थे? चित्रांगद मौर्य। ये क्वेश्चन कोई अच्छे पेपर में लेवल के अनुसार पूछा जाता है, तो वहां पर प्रश्न ये बन सकता है कि वीर विनोद के अनुसार निर्माण कराया, या किस ग्रंथ के अनुसार दुर्ग का निर्माण करता या दुर्ग का निर्माण करता चित्रंगद मौर्य है, इसका उल्लेख मिलता है या इसका उल्लेख किया है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है। वैसे नाम तो एक ही बन रहा है, चित्रंग हो या चित्रांगद, वो एक ही व्यक्ति था, चित्रांगद मौर्य। दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण। पुनः निर्माण आ जाए शब्द, या आ जाए जीर्णोद्धार, या आ जाए जीर्णोद्धार, या तीसरा शब्द दे दे तो ये भी दे देते हैं चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता। देखो, जीर्णोद्धार कह दियो यानी उसका विस्तार कराया हो, पुनः निर्माण यानी आगे बढ़ाया हो, वही बात है, पुनः निर्माण कराया हो। आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ को आधुनिक रूप दिया हो। ये तीनों का एक ही क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का प्रवेश द्वार यानी 7 प्रवेश द्वार व परकोटे का निर्माण करवाया। साथ ही आप इतिहास में पढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ के भीतर 2 बहुत ऊंची इमारतें हैं, स्तंभ हैं। उनमें से एक विजय स्तंभ का निर्माण भी किसने कराया? कुंभा ने कराया। तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? कुंभा ने। अलग अलग पढ़ेंगे अभी कौन कौन सी बातें हैं। पहले प्रारंभ में देख लो, निर्माण तो चित्रांग या चित्रंगद मौर्य है। पुनः निर्माण आधुनिक निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ का कुंभा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत का भी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा क्या? लिविंग फोर्ट, यानी रहने के हिसाब से सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लेकिन ध्यान रखना, सेकंड बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है? तो दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है आपके सोनारगढ़। दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर। पहले यहां तक जल्दी प्रिंट करो। एक बार पुनः देख लियो। चित्तौड़गढ़ वैसे केवल धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी किलों की विशेषता रखता है, लेकिन फिर भी विशेषतः कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। अरावली के मेसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट 28 वर्ग किलोमीटर एरिया में बना हुआ है। इतना बड़ा कि दुर्ग के भीतर कौन सा कार्य? कृषि कार्य होता था। दुर्ग की आकृति देखी जाए तो कैसी है? व्हेल मछली के समान।
और दुर्ग के समीप से बहने वाली नदियां, दुर्ग के समीप से बहने वाली नदियां तो गंभीरी व बेड़च, गंभीरी व बेड़च के संगम के निकट कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़। गंभीरी व बेड़च के निकट। निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य। चित्रंग मौर्य तो कौन सी पुस्तक? वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार चित्रंग मौर्य। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य। यानी दुर्ग का निर्माण मौर्य राजाओं ने कराया, लेकिन पुनः निर्माण या चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन? कुंभा। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के 7 प्रवेश द्वार और परकोटे का निर्माण कराया। 7 प्रवेश द्वार व परकोटा किसने बनवाया? कुंभा ने। और दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? पाटन पोल, या कह सकते हैं पाटन पोल। राजस्थान की कौन सी सीमा में आता है चित्तौड़गढ़? दक्षिणी सीमा में आता है। दुर्ग के उपनाम की बात की जाए तो गढ़ों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, मालवा का प्रवेश द्वार व चित्रकूट गढ़। ये उपनाम किन के हो गए? चित्तौड़गढ़ के। चलो जल्दी प्रिंट करो यहां तक। चलो नेक्स्ट देखो। अगर आगे बढ़े, बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो कई ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य साक्षी या मध्यकाल में शौर्य व युद्ध की क्या था? क्रीड़ा स्थली था चित्तौड़गढ़। दूसरी बात करते हैं हम सीधे चित्तौड़गढ़ के अभियान की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रमुख अभियान, संघर्ष, युद्ध, साखी। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी वो था मामू, और ये मामू था अफगान का, यानी अफगानी। चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मामू। चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन हुआ? मामू, अफगानी व्यक्ति था। शासन तो मौर्य शासकों का चल रहा था। उनके बाद देखो 734 ईस्वी बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीता मान मौर्य से। किन से जीता? मान मौर्य से। मतलब गोइलों से पहले शासन किनका हो गया? मौर्यों का। और चित्तौड़गढ़ जीतने वाले प्रथम गोइल शासक कौन हुए? बप्पा रावल। लेकिन तीसरी बात, चित्तौड़गढ़ को राजधानी तो जैतर सिंह ने गोहिलों की राजधानी कहां स्थापित की? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जीतने वाले प्रथम तो बप्पा रावल या कालभोज, यानी मूल नाम था कालभोज, नाम बप्पा रावल किसने रखा? हारित राशि ने। लेकिन एक शिलालेख है रणकपुर प्रशस्ति, जहां बप्पा रावल व कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति बताए गए। बप्पा रावल 734 ईस्वी हारित राशि की कृपा से मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ जीता, यानी जीतने वाले प्रथम गुइल कौन हुए? चित्तौड़ जीतने वाले बप्पा रावल। एकलिंग जी के यानी मुख्य आराधक थे, उनके इष्ट देवता कौन थे? एकलिंग जी। और एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? बप्पा रावल ने। कहां पर कराया था? कैलाशपुरी, उदयपुर में।
मेवाड़ के प्रथम प्रतापी शासक कौन थे? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने अपनी कुशलता, दूरदर्शिता, कूटनीतिज्ञ से साम्राज्य का, गुल साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। और इतिहासकार कहते हैं कि ईरान तक सीमा का विस्तार कर दिया। किसने? बप्पा रावल ने। अब सीमा का विस्तार हुआ, राज्य बड़ा हुआ, राज्य जीते तो धन संपदा मिली, यानी राज्य क्या हुआ? संपन्न। और संपन्नता का प्रतीक कौन हो गया? सोना। सबसे पहले मेवाड़ में सोने की मुद्राएं किसने चलाई? बप्पा रावल ने। कहते हैं कि इनके नाम से रावल शहर बसा, जो वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी नाम से जाना जाता है। और इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल कहा है। बप्पा रावल की समाधि बप्पा रावल के नाम से ही है, कैलाशपुरी में। और बप्पा रावल के समय संत संप्रदाय यानी शैव संप्रदाय में पाशुपात संप्रदाय का सर्वाधिक प्रसार हुआ। और पाशुपात संप्रदाय का केंद्र था एक लिंग जी मंदिर। अब पूछ ले, ये एक लिंग जी मंदिर किनका है? तो विद्यार्थियों ध्यान दो, एक लिंग। अरे लिंग पूजा किनकी करते हैं? देवों के देव महादेव। तो ये मंदिर किनका है? भगवान शिव जी का। और शिव जी का जो सबसे बड़ा मान लियो त्योहार उत्सव वो कौन सा? महाशिवरात्रि। तो यहां पर मेला कब बढ़ता? महाशिवरात्रि को मेला बढ़ता का एक लिंग जी मेला। लेकिन महाशिवरात्रि या शिवरात्रि मेला सीधा पूछ ले कहां बढ़ता? तो शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला करौली में। चलो देखो वापस ध्यान दो, चित्तौड़गढ़। प्रथम विदेशी आक्रमण मामू यानी अफगानी था, उसने किया। और सर्वप्रथम चित्तौड़ जीतने वाले गुइल बप्पा रावल वे। और गुइलों की राजधानी चित्तौड़गढ़ किसने बनाई? जैतर सिंह। मध्यकालीन मेवाड़ के शासक वे थे जैतर सिंह। और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है किसका काल? जैतर सिंह। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का घमंड तोड़ने वाले भी कौन थे? जैतर सिंह। भूताला युद्ध विजय हासिल की। और उस युद्ध की जानकारी या इल्तुतमिश को हराने, इल्तुतमिश के साथ संघर्ष का उल्लेख जय सिंह सूरी पुस्तक हमीर मद मर्दन में करता है। अभियान में बात करें तो विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक 3 शाखे भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाखा क्या है। केसरिया प्लस जोहर बराबर क्या हो गया? शाखा। अगर केसरिया हो जाए और जोहर ना हो तो भी शाखा अधूरा माना जाता है। जोहर हो जाए और केसरिया नहीं हो तो भी शाखा अधूरा, यानी दोनों का पूरा होने पर ही शाखा पूरा माना जाता है। अधूरा या अर्ध शाखा 1550 कहां पर हुआ? जैसलमेर में। जैसलमेर में 2 शाखे पूरे हुए और एक आधा, मिलाकर कितने हो गए? 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन है? सोनारगढ़। अब केसरिया जोहर, केसरिया जोहर की तो ये भी परिभाषा बड़ी आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। अगर मान लियो कोई आक्रांता किसी दुर्ग पर, किसी रियासत पर, शासक पर आक्रमण करता या दुर्ग को घेर के बैठ जाता और कूटनीतिक रूप से वो सफल भी नहीं हो पाता, आक्रमण करने पर फिर वो शासक यानी आक्रांता ने जिस दुर्ग पर आक्रमण किया वो शासक उनका सामना करता, आमने सामने का युद्ध होता। युद्ध में शासक को अपनी हार नजर आने लग जाती। कोई अगर हार निश्चित हो जाती तो फिक्स है कि दुश्मन के हाथ गिरफ्तार होना। फिर दुश्मन क्या करता? दुर्व्यवहार करता था। तो जैसे ही कोई आक्रांता किसी राज्य या राजा पर आक्रमण करता, राजा उससे युद्ध करता। युद्ध के समय उसे लगता कि उसकी हार निश्चित हो जाएगी,
तो वो केसरिया बाना पहनकर भूखे सिंह के समान दुश्मनों पर टूट पड़ता। जितना हो सके दुश्मनों को विनाश कर खुद अपने आप को वीर गति करता। और वही क्या कहलाता? केसरिया। केसरिया की खबर जैसे ही महलों तक पहुंचती, रानियां अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से जौहर व्रत धारण कर लेती। ये जौहर जल में कूदकर या अग्नि में, यानी अपने आप को समाप्त कर लेती। केसरिया प्लस जौहर क्या कहलाता है? साका। अगर बात करें भारत के प्रथम जौहर की, तो भारत का प्रथम जौहर सिंध प्रांत में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण पर राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर किया। और राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर व केसरिया कहां पर हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम हुआ रणथंभौर में। राजस्थान का पहला साका या राजस्थान का प्रथम केसरिया व जौहर कहां पर हुआ? रणथंभौर। कब हुआ? 1301 में, जो आप रणथंभौर में पूर्णतः विस्तार रूप से पढ़ चुके। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? 3 साके हुए, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। साके से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो मैं पुनः बता देता हूं। सीधा क्वेश्चन पूछे तो पहला साका कहां पर हुआ? सर्वाधिक साके कहां पर हुए, यानी किस दुर्ग में हुए? अर्ध साका कहां पर हुआ? 2.5 साके कहां पर हुए? अगला क्वेश्चन पूछे तो जल जौहर एक ही था, एकमात्र जल जौहर रणथंभौर। फिर साके से क्वेश्चन, साका किसने कराया, मतलब आक्रमण किसने किया? उस साके में किसने केसरिया किया, किसने किया जौहर? इस साके की जानकारी कहां प्राप्त होती है? कौन था उपस्थित इतिहासकार जिन्होंने साके की घटना को आंखों देखा उल्लेखित किया हो? या साके की तारीख? या फिर जब आक्रमण किया तो साके के समय उस शासक का कोई विश्वासघाती हुआ क्या? तो उस विश्वासघाती का नाम भी पूछते हैं। फिर जो आक्रांता था, उन्होंने दुर्ग जीतने के बाद क्या किया? कोई घटना घटित की, किले का नाम परिवर्तित किया, या दुर्ग किसे सौंपा? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साके से। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था 1303 में, अगस्त 1303 मैं सीधा ही बता देता हूं, बाकी ये इतिहास में पूरा विस्तार से पढ़ा जाता है और इतिहास में पूरा विस्तारित पढ़ेंगे। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किन पर? रावल रतन सिंह पर। तो रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। अब जब बात आती है आक्रमण की, तो आक्रमण क्यों किया? देखो विद्यार्थियों, एक आक्रमण का सामान्य कारण होता है उस राजा की कौन सी नीति? विस्तार वाली, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार करना। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी, मालवा गुजरात जहां भी जाओ रास्ता कौन प्रदान कर रहा? चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ का कौन सा महत्व है? सामरिक महत्व। तीसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दुनिया का दूसरा सिकंदर मानता था, तो वो क्या था? महत्वाकांक्षी, यानी अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा। और चौथी बात, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, यह जानकारी कौन देता है? पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। पद्मावत लिखा था 1539 में। लगभग ढाके जो साका हुआ
उस साके के लगभग 250 साल बाद लिखी गई पुस्तक, और मलिक मोहम्मद जायसी ने किन के बारे में, यानी जो भी पद्मावत रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख किया, किसमें? पद्मावत में। अब जब साका हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया। साथ में उनके सेनापति थे गोरा व बादल। कौन थे? गोरा व बादल। व रतन सिंह ने केसरिया किया। गोरा बादल और रतन सिंह ने केसरिया किया। और रतन सिंह की रानी पद्मनी या पद्मावती, पद्मनी ने 1600 महिलाओं सहित जोहर किया था। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जोहर था रानी पद्मनी का। रानी पद्मनी सिंहल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री थी। पद्मनी के चाचा का नाम था गोरा और भाई का नाम था बादल, जो किन के सेनापति थे? रतन सिंह। खिलजी जीतने के बाद दुर्ग के भीतर प्रवेश करता तो चारों ओर जोहर की चिताएं जल रही थी। खिलजी को पद्मनी प्राप्त नहीं हुई और वो बौखला गया, और बौखलाहट में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में कत्ले आम की घोषणा की। पहली बार 30,000, लगभग 30,000 लोगों का कत्ले किया गया, नरसंहार किया गया। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा किनका? चित्तौड़गढ़ का। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। जीतने के बाद दुर्ग सौंपा किसे? उसका पुत्र था, नाम था खिजर खां, और 1313 में दुर्गपति बनाया था मालदेव मूछाला। ये मालदेव मारवाड़ वाला अलग था, ये मालदेव मूछाला अलग था, और एक मालदेव बड़ गुजर शासक था, वो अलग था। इस साके का उल्लेख अगर पूछ ले प्रथम साके की जानकारी कहां मिलती है, इस साके का उल्लेख कहां मिलता है, तो चित्तौड़गढ़ साके का उल्लेख मिलता पुस्तक खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू। और खजाइन उल फतू किसने लिखी? खजाइन उल फतू अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। कुछ भी बात पूछो। किस्सा का कब हुआ? 1303 में। ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम था और राजस्थान का दूसरा था, क्योंकि राजस्थान का प्रथम रणथंभौर में हुआ। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन शासक थे? रावल रतन सिंह। कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार, सामरिक महत्वाकांक्षा, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ये कौन कहता है? पद्मावत ग्रंथ। साके में केसरिया किया रतन सिंह व गोरा बादल ने। जोहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं सहित। पद्मिनी गंधर्व सेन की पुत्री, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। और इनके अलावा इस साके का उल्लेख किसमें मिलता है? खजाइन उल फतू। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके की। तो चित्तौड़गढ़ का द्वितीय साका यानी सेकंड 1534 में हुआ, और उस समय चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य पर आक्रमण किया किसने? गुजरात के बहादुर शाह ने। बहादुर शाह कहां का था? गुजरात। गुजरात के बहादुर शाह ने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य कहते हैं कि अल्प वयस्क थे, तो उन्होंने विक्रमादित्य ने अपनी मां का नाम था कर्मावती, या कह सकते हैं कर्णवती या कर्मावती, एक याडी रानी सांगा की पत्नी। कर्मावती के नेतृत्व में शासन संभाला था। बहादुर शाह की जान बचाने वाली, बहादुर शाह को अपने बेटे की तरह प्रेम देकर बड़ा करने वाली, क्योंकि बहादुर शाह जब अपने पिता के खिलाफ बगावत करके सांगा की शरण में आया तो बराबर विक्रमादित्य की तरह प्रेम दिया था किसने? कर्मावती। लेकिन बहादुर शाह नालायक हो गया, जिस थाली में खाया उसी में छेद।
अगर आपको पूछ ले कि बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर प्रथम अभियान कब किया, तो बहादुर शाह का चित्तौड़ पर प्रथम अभियान 1533 होगा। 1533 में प्रथम अभियान किया, जो भी संधि बंदी हो गई और ये वापस चला गया। लेकिन बहादुर शाह मानने वाला नहीं था। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया। अभी मेवाड़, खानवा वगैरह इन यानी जंग से नुकसान से उबरा ही नहीं था और बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। तब रानी कर्मावती ने सहायता के लिए राखी भेजी थी। सहायता के लिए राखी भेजी हुमायूं को। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, ध्यान रखना। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कर्मावती ने। कर्मावती ने सहायतार्थ के लिए हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं वहां से कहते हैं कि रवाना हुआ। लेकिन हुमायूं को गीत गानों का बड़ा शौक था। चलते चलते वो रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देता था। अब एमपी में एक जगह कहीं अपने चंपानेर के आसपास एक स्थान बताया जाता, वहां पर हुमायूं यानी गीत कार्यक्रम, नाच गान कार्यक्रम में व्यस्त था। तभी आकर मिला कौन? बहादुर शाह। किनसे? हुमायूं से। रे हुमायूं किधर जा रहा है? मेवाड़। हुमायूं ने कहा हाँ, कर्मावती ने राखी भेजी है, मैं उनकी सहायता के लिए जा रहा हूं। तो कहते हैं कि वापस भरमा दिया किसने? बहादुर शाह ने। अरे कर्मावती ने राखी भेजी, वो बहन हो गई, मैं तेरे धर्म का भाई, तू भी, अरे तू भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, फिर एक हिंदू का सहयोग क्यों? विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान ये रखना है कि हुमायूं को राखी भेजी, क्या हुमायूं आया? हुमायूं सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन हुमायूं सहायता के लिए नहीं आया था। बस यही क्वेश्चन याद रखना है। अब कहते हैं कि जब आक्रमण किया तो विक्रमादित्य यानी अल्पवयस्क थे, तो विक्रमादित्य को बाहर भेज दिया। विक्रमादित्य को दुर्ग से बाहर भेज दिया और कहते हैं कि सेना का नेतृत्व किसने संभाला? बाघ सिंह ने। किसने? बाघ सिंह। युद्ध हुआ, युद्ध में बाघ सिंह ने केसरिया किया। रानी कर्मावती ने धारण किया जोहर व्रत। विजयी हुआ कौन? बहादुर शाह। कर्मावती के जोहर का उल्लेख मिलता है पुर के ताम्रपत्र लेख में। अगर पूछ ले कर्मावती के जोहर का उल्लेख कहां मिलता है? पुर के ताम्रपत्र लेख में, और यह था चित्तौड़ का दूसरा शाखा। ये जल्दी प्रिंट कर लियो। चलो तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तारीख याद रखनी 1567-68। उदय सिंह पर आक्रमण किया किसने? अकबर ने। तीसरा शाखा 1567-68, उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया। यानी 1567-68 तारीख दोनों साथ क्यों आती है? अकबर ने 5-6 माह तक चित्तौड़ को घेर रखा था। 67 में घेरा था और फरवरी 68 तक समय आ गया था। जैसे ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ को घेरा तो उदय सिंह गोकुंदा की पहाड़ियों में चले गए। गोकुंदा की पहाड़ियों में चले गए। तो युद्ध का नेतृत्व उदय सिंह के सेनापति थे जयमल व पता पर आया। पता सिसोदिया, जयमल मिर्तिया, और साथ में उस समय वहां पर कल्लाजी राठौड़ भी गए थे। कौन? कल्लाजी यहां चित्तौड़ आए हुए थे। तो कल्लाजी ने भी मन बना लिया अकबर के खिलाफ युद्ध करने का। सीधा बता देता हूं, बाकी थोड़ा बहुत लंबा है।
कई दिनों तक अकबर ने दुर्ग घेरे रखा, सफलता नहीं मिली। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवार ढानी शुरू कर दी। जहां से दिन में दीवार ढाई गई, वह रात में पुनर्निर्माण करा रहे थे जयमल। और उसी समय अकबर ने निशाना बनाया जयमल को और बंदूक की गोली लग गई जयमल के पैर में। जैसे ही गोली लगी पैर में तो घायल हो गए जयमल। अगले कुछ दिनों में किले के भीतर अब रसद सामग्री भी समाप्त हो रही थी। तो पता और कल्लाजी ने फिर जयमल को कहा कि आप घायल हैं, दुर्ग से बाहर चले जाइए, हम नेतृत्व संभाल लेंगे। लेकिन जयमल बाहर जाने वाले नहीं थे। जयमल ने कहा मैं घायली हूं, मरा नहीं हूं, जब तक जीवित हूं अकबर के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा सर कटा तो मेरी धड़ लड़ेगी, लेकिन अकबर के खिलाफ और चित्तौड़गढ़ के लिए लड़ेगी। अब कहते हैं कि फरवरी 1568 आमने सामने का युद्ध हुआ। जब जयमल घायल थे तो कल्लाजी ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया और योद्धा युद्ध करने लगे। तभी कहते हैं कि किसी ने वार किया, विरोधी सैनिक के वार में जयमल की गर्दन कट गई। लेकिन जयमल ने जो बात कही थी वो कुछ समय तक सत्य भी रही कि मेरी गर्दन कटी तो मेरी दड़ भी लड़ेगी। अब देखो कल्लाजी ने जयमल को कंधों पर उठाया था और अभी वार हुआ, जयमल की गर्दन कट गई। तो कितने हाथ नजर आ रहे हैं? 4 और गर्दन एक ही है कल्लाजी की, क्योंकि जयमल की नहीं। और उसी समय अकबर की नजर पड़ी किन पर? कल्लाजी पर। और अकबर के मुंह से निकल पड़ा, ओहो 4 हाथों वाले लोग देवता युद्ध कर रहे हैं। मतलब 4 हाथों वाले लोग देवता किनको कहते हैं? कल्लाजी को। कहा किसने? अकबर ने। या राजस्थान के वह लोग देवता जो अकबर के खिलाफ लड़े वो कौन? कल्लाजी। चित्तौड़ के कौन से साके में? तीसरे में। अब कहते हैं कि जयमल, पता और कल्लाजी ने केसरिया किया और प्रताप सिसोदिया की रानी थी फूल कंवर, उसने जोहर किया। अकबर विजयी हुआ और विजय के बाद अकबर ने भी चित्तौड़गढ़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम कराया, जो अकबर के जीवन का कलंक था। लेकिन अकबर बड़ा समझदार था। अकबर ने इस बात को छुपाने के लिए जयमल और पता की मूर्तियां हाथी पर सवार आगरा लाल किले के आगे स्थापित कराई। और इतिहासकारों ने कह दिया, देखो फिर भी अकबर महान था, उसने अपने दुश्मन सेनापतियों की भी मूर्तियां स्थापित कराई, उसकी वीरता से मुग्ध होकर। अकबर जीतने के बाद उदयपुर जाता है और उदयपुर का नाम रखता है मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखता है? मोहम्मदाबाद। तो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में सारवादी कितने साके हुए? 3 साके हुए। जल्दी प्रिंट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लियो। चलो अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। सबसे पहले बात करते हैं टेंपल की, मंदिर। चित्तौड़गढ़ के कौन कौन से मंदिर हैं? तो देखो, कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर का दूसरा नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर, श्रृंगार चौरी,
27 देवरी, मीरा मंदिर। ये देखो, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में बने हुए। समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था परमा राजा भोज ने। परमा राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण 1021 से 31 के मध्य कराया और इसी मंदिर का पुनः निर्माण या कह सकते हैं जीर्णोद्धार वो कराया किसने? राणा मोकल ने। और मोकल ने जीर्णोद्धार कराने के बाद इसका नाम रख दिया मोकल जी मंदिर। तो मोकल जी मंदिर क्या हो? समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण एक ही है। कुंभ श्याम मंदिर विष्णु मंदिर है, किसने बनवाया? कुंभा ने। कालिका माता मंदिर मूलतः कैसा है? सूर्य मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर कौन सा है? कालिका माता मंदिर। एक सूर्य मंदिर अपने कहां? झालरा पाटन झालावाड़ में। एक कहां पर है? सूर्य मंदिर जयपुर में है, गलता में भी है, आमेर में भी है। लेकिन भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? कोणार्क, ओडिशा। तुलजा भवानी मंदिर, वैसे तुलजा भवानी ध्यान रखना शिवाजी की आराध्य देवी थी, शिवाजी की आराध्य देवी। और तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने कराया था। श्रृंगार चौरी, कुछ गाइडों में ये भी पढ़ते हैं कि कुंभा की पुत्री की चौरी है, नहीं। श्रृंगार चौरी मूलतः कुंभा के कोष अदापति का पुत्र था बेलका, और बेलका द्वारा बनाया गया शांतिनाथ जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर है, निर्माण किसने कराया? बेलका ने। 27 देवरी यानी 7 + 20 कितने हुए? 27 देवरिया जैन मंदिर। 27 देवरिया जैन मंदिर है, वो 27 देवरी। मीरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? कुंभा ने। अब जो विद्यार्थी थोड़ा चिंतन करेंगे वो सोचेंगे कि कुंभा के बाद रायमल, रायमल के बाद सांगा और सांगा के पुत्र भोजराज, उस समय मीरा हुई। फिर पहले कैसे बनाया? मंदिर का निर्माण कुंभा ने कराया था और इसमें भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा भी थी जिसकी मीरा पूजा करती थी। और मीरा के अधिवास या रहने के कारण इससे बाद में नाम क्या दे दिया गया? मीरा मंदिर। तो निर्माण मूलतः किसने कराया? कुंभा ने। अब देखो, अगर बात करें क्षत्रिया की तो जयमल पत्ता, रावत बाग सिंह, कल्लाजी राठौड़, संत रैदास, ये क्षत्रिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर। चित्तौड़गढ़ के जलाशय में वेमकुंड तालाब, चित्रांगद मोरी तालाब, ये प्रसिद्ध जलाशय। महल की बात करें तो पद्मनी महल, कुंभा के महल और फतेह प्रकाश महल। लेकिन फतेह प्रकाश वर्तमान में क्या है? संग्रहालय है। वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय है उसका नाम क्या है? फतेह प्रकाश। इनके अलावा दर्शनीय स्थल में एक तो जैन कीर्ति स्तंभ और एक हो गया कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग हैं। पहले जैन कीर्ति स्तंभ देख लियो। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है जिसकी ऊंचाई 75 फीट ऊंचा है
और जैन कीर्ति स्तंभ का दूसरा नाम है मान स्तंभ, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन वे? जैन धर्म के संस्थापक, मतलब जैन धर्म से संबंधित है। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण व्यापारी जीजाक ने कराया। निर्माण किसने कराया? व्यापारी जीजाक ने। फिर बात कर, पहले ये आप जल्दी थोड़ा प्रिंट कर लियो, छाप लियो, फिर मैं बताता हूं कीर्ति स्तंभ। चलो, तो देखो जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों क्या अलग अलग है। मैं आपको बताता हूं कीर्ति स्तंभ की बात। कीर्ति स्तंभ कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनाया, तो इसका मूल नाम क्या हो गया? विजय स्तंभ। लेकिन ध्यान रखना, विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त ने बनाया था। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कुंभा का। कीर्ति स्तंभ क्या हो या विजय स्तंभ, इनके अलावा इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, यानी भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णु स्तंभ। और अंग्रेजी में बोल दिया विजय, यानी विजय की निशानी विक्ट्री, विक्ट्री टावर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। मूर्तिकला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायबघर या खजाना। तो देखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जिनका निर्माण कराया किसने? राणा कुंभा ने। बात क्या हुई? 1437 में कुंभा ने एक जंग लड़ी थी, एमपी में जगह है सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य लड़ा गया। कुंभा विजयी हुए और मोहम्मद खिलजी बुरी तरह पराजित हुआ। और उसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो स्तंभ बनाया वो कौन सा स्तंभ हुआ? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चलो मैं थोड़ा बता देता हूं किस प्रकार है। ये इस प्रकार बना हुआ कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? तो ध्यान रखना है 7 मंजिला है, सॉरी 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट, कुछ गाइडों में 120 भी मिलती है। शुद्धतम 122 फीट ऊंचाई और चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। उसमें कितनी सीढ़ियां? 157। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में निर्माण कराया राणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य। कब बनाया था? 1440 से 48 के मध्य। 9 मंजिला। 9 मंजिला में ध्यान रखना तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह। और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्तियां नहीं है, क्योंकि 8वीं मंजिल किन पर टिकी है? खंभों पर। 8वीं मंजिल केवल खंभों पर टिकी हुई है। और 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण, 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण
मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने कराया। किसने कराया था? स्वरूप सिंह ने। देखो, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या विजय स्तंभ के विष्णु स्तंभ, विक्ट्री टावर, मूर्ति कला, ये तो क्या हो गए? उपनाम। निर्माण कराया कुंभा ने 1440 से 48। किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ऊंचाई 122 फीट। कितनी सीढ़ियां? 157। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है? 9 बार अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह कहां पर लिखा हुआ? गोगा मेडी पर। बिस्मिल्लाह खान कौन है? शहनाई वादक। और अल्लाह जिल्लाबाई तो मरु को किला। 8वीं मंजिल यानी खंभों पर टिकी हुई है। और 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण किसने कराया? स्वरूप सिंह ने। रही बात विजय स्तंभ की उपमा, देखो एक तो है उपनाम और एक है उपमा यानी तुलना। उपमा करने वाले दो व्यक्ति, एक तो फर्ग्यूसन और एक है कर्नल जेम्स टॉड। फर्ग्यूसन ने इसकी उपमा रोम के टार्जन से की। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को क्या कहा? रोम का टार्जन। रोम इटली की राजधानी है रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर रोम, इंटरनल सिटी यानी शाश्वत शहर रोम, टाइबर नदी के किनारे कौन? रोम। रोम का टार्जन किसे? विजय स्तंभ को किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। तो कर्नल टॉड ने कहा कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से कई गुना बढ़कर है। कुतुब मीनार से भी कई गुना बढ़कर है। और इस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जैता। राजस्थानी भाषा में याद रखो तो लॉजिक से याद रख लेना। जैता ने तो मापा और पैमाने पूजा। जैता ने मापा और पैमाने पूजा। जैता के पुत्र थे मापा, पेमा, पूंजा। जैता और कुंपा अलग है। जैता व कुंपा मालदेव के सेनापति थे। तो वास्तुकार जैता, मापा, पेमा, पूंजा। यही विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतीक चिन्ह तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह में कौन है? विजय स्तंभ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957 अजमेर। इनके अलावा देखो विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस का हो गया। 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। वास्तुकार कौन है? जैता, मापा, पेमा और पूंजा। उपमा तो रोम के टार्जन से किसने की? फर्ग्यूसन ने। और तो कुतुब मीनार से भी बढ़कर माना किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और विजय स्तंभ व जैन कीर्ति स्तंभ दोनों ही कहां पर हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोनों ही कहां है? चित्तौड़गढ़। तो ये तो बात थी गढ़ चित्तौड़गढ़ की। और चित्तौड़गढ़ इति सीधा, बस ये छाप लो। अगर कोई भी क्वेश्चन बने, आपको चित्तौड़गढ़ से संबंधित पूछा जाए, तो आप पूर्णतः आत्मविश्वास से इतनी सी बात पढ़ लेना, आपके खोटा नहीं होगा। पूछने वाला एग्जामिनर भाषा बदल सकता है। जहां तक बात है चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु पीछे नहीं रखा है। इतिस्तम।